हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2021 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था, 12 सितंबर 2021 को। यहाँ हम पेपर का कोड P2 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस पार्ट 2 वाले वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम उन क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl and CH3COONA at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 Simon centimeter square mole inverse respectively. The molar conductance of CH3COOH at infinite dilution is. Choose the right option for your answer. आपके options हैं, first option says 540.48 Simon centimeter square mole inverse. Second option says 201.28 Simon centimeter square mole inverse. Third option says 390.71 Simon centimeter square mole inverse. And fourth option says 698.28 Simon centimeter square mole inverse. इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी कैसे आया तो उसकी बात करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जब हम कोलराउश लॉ के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की बात करते हैं, तो वहां पे हम उसके एप्लीकेशंस के अंदर देखते हैं कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होनी चाहिए। पहला वो जिसमें कैटायन कॉमन हो, दूसरा वो जिनके एनायन कॉमन हो। उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे और जिसमें से कोई भी कॉमन आयन नहीं हो उसकी मोलर कंडक्टेंस माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे गिवन है वो है CH3COOH। यहाँ पे जो H प्लस है वो है इस HCl के अंदर कॉमन कैटायन वाला इलेक्ट्रोलाइट हो गया। CH3COO माइनस कॉमन एनायन वाला इलेक्ट्रोलाइट हो गया CH3CONA। और NaCl वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिसमें कोई भी कॉमन एन प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, CH3COONA और HCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे और NaCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यही कहा है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH विल बी इक्वल टू the sum of molar conductance at infinite dilution for CH3COONA and HCl माइनस क्या करना होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। CH3COONA की मोलर कंडक्टेंस है 91.0, HCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 426.16 और NaCl की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 126.45। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COH आ जाएगा 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 62 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। क्या कह रहा है जरा देखिए। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली broadcast on a frequency of 1368 kilohertz, that is 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. आपको बताना है कि जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी वो कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके सामने गिवन है और आपको दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c, विच इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस और उसके आंसर्स की बात करते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज 21.92 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन सेज 219.3 मीटर, थर्ड ऑप्शन सेज 219.2 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन सेज 2192 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, दैट इज 219.3 मीटर। अभी कैसे आया तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से। We know that the frequency and wavelength of the electromagnetic radiation are related to each other as follows.
जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, उनका रिलेशन क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। तो लैम्ब्डा क्या हो जाएगा, c बाय न्यू। c की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁸ और न्यू दे रखा है 1368 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो हर्ट्ज दे रखा था तो आपको हर्ट्ज में पुट करना होगा। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो लैम्ब्डा आ जाएगा 219.3, दैट इज 219.3 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 63 एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। आपको बताना है कि जो नीचे 4 रिएक्शंस दे रखी हैं उसमें से कौन सी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू गिव लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। सेकेंड ऑप्शन इज KClO3 on heating gives KCl plus O2। Cr2O3 plus 2 moles of aluminum on heating gives Al2O3 plus 2Cr, and fourth option says Fe plus 2HCl gives FeCl2 plus H2। अब पहले तो आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। यहाँ पे आपसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो एक मोर रिएक्टिव मेटल होगा जो कि लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। इसका सही आंसर है थर्ड। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और थर्ड और फोर्थ जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड के अंदर एल्यूमिनियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है जो कि क्रोमियम मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। जबकि फोर्थ वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन को Fe डिस्प्लेस कर रहा है, तो मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो जैसा कि मैंने भी कहा, बोथ द रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। बोथ द रिएक्शन 3 एंड रिएक्शन 4 आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, अब आगे देखिए। While the reaction 3 is an example of metal displacement reaction in which the aluminium metal displaces the chromium metal from its oxide because aluminium is more electropositive than chromium। जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम मेटल क्रोमियम मेटल को उसके ही ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्रोमियम के कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल और इजी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। यानी कि जो टिंडल इफेक्ट है वो कौन शो करता है, इसके लिए राइट स्टेटमेंट, राइट ऑप्शन क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं यूरिया सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड स्टार सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, क्योंकि जो स्टार सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो एक बार ये भी देखते हैं कि बाकी तीनों जो सॉल्यूशन है वो क्यों शो नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय कोलोइडल सॉल्यूशन ओनली। टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के द्वारा शो किया जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। Since urea, NaCl and glucose solution are true solutions, so they cannot show Tyndall effect। ठीक है, तो यूरिया और NaCl और ग्लूकोज के जो सॉल्यूशंस हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। जबकि अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। स्टार्च का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये 64 क्वेश्चन भी इजी था, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म चैप्टर से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। आपको ये बताना है कौन सा कंपाउंड होगा जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो मेटामेरिज्म शो करेगा। तो पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए मेटामेरिज्म कौन शो करते हैं, और फिर इन कंपाउंड से ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड से कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है C4H10O, सेकंड ऑप्शन कह रहा है C5H12, थर्ड ऑप्शन कह रहा है C3H8O, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है C3H6O। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, दैट इज C4H10O। तो पहले स्टूडेंट्स आप ये समझिए कि मेटामेरिज्म कौन शो करता है, और मेटामेरिज्म के बाद आपको ये समझना है कि इन फॉर्मूले से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो मेटामेरिज्म वो कंपाउंड शो करेंगे जिनमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, अब एक बार इन सभी फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या कहा है, कंपाउंड्स विथ फॉर्मूला C4H10O आर ईथर्स, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईथर को, which have different alkyl group attached with the polyvalent functional group, that's why they show metamerism। यानी बात समझ में आई कि C4H10O जो फॉर्मूला है वो किसका है, ईथर का है, और उसमें क्या होगा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे उस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे तो उन दोनों अल्काइल ग्रुप के अंदर, तो उन दोनों आइसोमर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, मेटामर्स, और इसी वजह से यहाँ पे इस C4H10O के द्वारा मेटामेरिज्म शो किया जाएगा। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, there are three metamers of the compound C4H10O whose structures are as follows। अगर हम C4H10O के मेटामर्स की बात करें तो यहाँ पे थ्री मेटामर्स शो किए जाते हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट मेटामर जो फॉर्म होगा वो होगा CH3CH2O CH2CH3, इट इज नोन एज एथॉक्सी एथेन। सेकेंड जो फॉर्म होगा उसका नाम होगा CH3, उसकी स्ट्रक्चर होगी CH3O CH2CH2CH3, दैट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। और जो थर्ड होगा वो होगा CH3O CH3CH3 जिसका यूपीएससी नेम होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसका मतलब हुआ कि जो C4H10O है इसके थ्री मेटामर्स होंगे, और यही कंपाउंड जो है वो मेटामेरिज्म शो करेगा। अब एक बार बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है कंपाउंड C5H12, द कंपाउंड C5H12 हैज नो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सो इट कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। जैसा कि मैंने कहा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंस बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी है मेटामेरिज्म के लिए। जो कंपाउंड C5H12 है वो एक एल्केन का फॉर्मूला है, पेंटेन का फॉर्मूला है, और क्योंकि इस एल्केन में कोई भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसलिए मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आगे देखिए बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। The compound C3H8O has only one possible arrangement so it cannot show metamerism। जो C3H8O है वहां से भी ईथर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन उससे एक ही ईथर होगा जिसका नाम है मिथॉक्सी एथेन CH3O CH2CH3। इससे कोई दूसरा आइसोमर नहीं बन पा रहा है, तो भले ही इसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मेटामेरिज्म शो करने के लिए जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना है वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है, द कंपाउंड C3H6O हैज ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट सो इट कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। जो C3H6O है इससे कीटोन रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोपेनॉन CH3COCH3, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है इसलिए ये भी जो कंपाउंड है उसमें भी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो जो ऑप्शन 3 और 4 हैं उनमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है लेकिन पॉसिबल अरेंजमेंट केवल एक ही है, इसलिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो देखिए लिस्ट 1 में आपके पास है PCl5 SF6 BRF5 BF3, और लिस्ट 2 में आपके इनके पास इनकी ज्योमेट्रीज की बात की गई है, इनके स्ट्रक्चर्स की बात की गई है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब देखिए इसके लिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सेज ए फोर, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन सेज ए फोर, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकंड। थर्ड ऑप्शन सेज ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। अब एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू। अभी कैसे आया, तो हम क्या करते हैं, एक एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसकी स्ट्रक्चर दोनों को समझते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल है PCl5, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और आप देख सकते हैं फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस वजह से फॉस्फोरस एटम पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। और जहां sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए PCl5 की ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो आप देख सकते हैं ये PCl5 का फॉस्फोरस एटम हो गया, और इसके अराउंड 5 क्लोरीन एटम हो गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर। ओके, तो PCl5 के लिए करेक्ट ज्योमेट्री क्या होगी, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, सेकंड देखिए SF6 मॉलिक्यूल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें सल्फर के पास 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो मॉलिक्यूल है उस पे शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया, सल्फर एटम सेंटर में है, और इस तरह से 6 फ्लोरीन एटम ऑक्टाहेड्रल के 6 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अब आगे देखिए थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल है BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। इसमें आप देख सकते हैं ब्रोमीन के पास 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ब्रोमीन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्योंकि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी जो शेप हो जाएगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल शेप। और ये कैसा दिखेगा, तो ब्रोमीन इस तरह से होगा, 4 फ्लोरीन एटम इन द प्लेन होंगे स्क्वायर प्लेनर के जैसे, 1 ब्रोमीन के ऊपर जो 1 फ्लोरीन एटम है वो होगा, और साथ ही साथ एक लोन पेयर होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। ओके, तो लोन पेयर और 1 फ्लोरीन एटम विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्सियल पोजीशन, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल शेप। लास्ट मॉलिक्यूल है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसमें आप देख सकते हैं बोरोन के पास जो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बोरोन एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और आप देख सकते हैं बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन एटम ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 120 के बॉन्ड एंगल पे प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 67 पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी आपसे ये पूछा गया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमर फॉर्म होता है। तो आपके ऑप्शंस है डैक्रॉन, टेफ्लॉन, नाइलॉन 66 और नोवोलैक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेफ्लॉन, जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। उसके अलावा जो बाकी तीनों हैं वो तीनों के तीनों एडिशन पॉलीमराइजेशन से नहीं बनते हैं। अब कैसे होता है, तो एक बार अच्छे से इनको समझते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात करते हैं टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन इज एन एडिशन पॉलीमर विच इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम द मोनोमर टेट्राफ्लोरोएथीन। यानी अगर आप टेट्राफ्लोरोएथीन लेते हैं मोनोमर के फॉर्म में, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो वहां से आपके पास जो पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन फॉर्म होगा उसी को टेफ्लॉन बोलते हैं। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हो रहा है, तो इस पॉलीमर का नाम हो गया एडिशन पॉलीमर, जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। मोनोमर कौन है, टेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीमर का नाम क्या होगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन विच इज ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन। अब बात करें बाकी तीनों की, तो डैक्रॉन, नाइलॉन 66 और नोवोलैक, ये जो हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, इसीलिए इनको कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपको डाटा याद रहता है, एग्जांपल्स याद रहते हैं। अदरवाइज ये मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। यानी जो आरबीसी की जो डेफिशिएंसी होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से होगी, मतलब कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से वो डिजीज होगी। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B1।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन B12। तो हम एक एक करके बात करते हैं इन तीनों विटामिन से कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन B2 की बात करें, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 विच इज नोन एज राइबोफ्लेविन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, कीलोसिस होगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन होगा। तो आरबीसी की डेफिशिएंसी इसमें नहीं होगी, मतलब आरबीसी की डेफिशिएंसी विटामिन B2 की वजह से नहीं होगी। विटामिन B2 की वजह से क्या हो सकता है, क्या क्या होगा बेसिकली, किलोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। अब एक बार बाकी विटामिन की वजह से भी डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान से। Deficiency of vitamin B12 causes pernicious anemia, which is RBC deficiency in hemoglobin. विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है पर्निशियस अनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है हेमोग्लोबिन के अंदर। ओके, और ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम क्या होता है, पीरिडॉक्सिन। यहाँ पे विटामिन B12 का मैंने नाम नहीं लिखा है, नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। विटामिन B12 क्या होता है, ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एप्लीकेशन में भी पढ़ा था, साइनोकोबालामीन, याद आया स्टूडेंट्स। तो ये पता होना चाहिए आपको, विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। और यहाँ पे विटामिन B6 की बात कर रहे हैं जिसको पिरिडॉक्सिन भी कहा जाता है, दैट कॉजेस कन्वर्जन्स। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, इसका नाम क्या होता है, thiamine, इट कॉजेस बेरी दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। तो विटामिन B1 की वजह से, जिसको थायमिन बोलते हैं, उसकी वजह से बेरी डिजीज होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है जिसमें, और रिटार्डेड ग्रोथ होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 69 एमीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो, अदरवाइज ये मॉडरेट हो जाएगा। बाकी एज ए क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें, उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बात करें, तो एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अमीन चैप्टर से पूछा गया है। Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali. अब अमीन्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब आप अमीन्स की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक सॉलिड बनाएगा जो कि अल्कली में डिसॉल्व होता है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4। फर्स्ट में आपके पास है 3 डिग्री अमीन, सेकंड में आपके पास है नाइट्रो एल्केन, थर्ड में आपके पास है 2 डिग्री अमीन, और फोर्थ में आपके पास है 1 डिग्री अमीन, दैट इज प्राइमरी अमीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, दैट इज CH3CH2NH2। एक प्राइमरी अमीन जो होगा वो इसका सही आंसर है। अभी कैसे आया, तो पूरा अच्छे से समझते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है और कैसे वो तीनों टाइप के अमीन से रिएक्शन करता है अलग अलग तरीके से। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। सबसे पहली बात, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दैट इज C6H5SO2Cl is known as Hinsberg reagent। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, C6H5SO2Cl। इसी को ही क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। The reaction of Hinsberg reagent that is C6H5SO2Cl with primary amine that is CH3CH2NH2 yields N-ethylbenzene sulfonamide, a solid compound which is soluble in alkali। यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराने पर एक सॉलिड कंपाउंड बनता है जो कि अल्कली के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, C6H5SO2Cl, और प्राइमरी अमीन जिससे रिएक्शन करा रहे हो वो कौन है, CH3CH2NH2। और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये एक सॉलिड कंपाउंड होता है जो कि अल्कली में डिसॉल्व होता है। तो देखिए रिएक्शन, ये लिया आपने हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, ये आपने लिया प्राइमरी अमीन विच इज C2H5NH2। यहाँ पे क्या होगा, ये H और Cl बाहर निकल जाएगा आपस में, और ये H और Cl बाहर निकलेगा तो N सीधा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, S के साथ। तो क्या बन जाएगा, C6H5SO2NH C2H5। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इट इज सोल्यूबल इन अल्कली। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये कंपाउंड अल्कली में क्यों सोल्यूबल होगा। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होगा तभी अल्कली से रिएक्शन करेगा। तो अल्कली के साथ ये कंपाउंड क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये एसिडिक नेचर का क्यों है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना एक सॉलिड कंपाउंड जो कि अल्कली में डिसॉल्व होगा। कब बना ये, जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हुई। अब देखते हैं सेकेंडरी अमीन कैसे बिहेव करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो देखिए आगे ध्यान से,
The reaction of Hinsberg reagent C6H5SO2Cl with secondary amine C2H5NHCS3 gives N-ethyl N-methyl benzene sulfonamide, a compound which is insoluble in alkali. यानी कि अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन से कराते हो तो जो कंपाउंड बनता है वो अल्कली में इनसोल्यूबल होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट ये हो गया C6H5SO2Cl। इसकी रिएक्शन आपने कराई सेकेंडरी अमीन के साथ, यहाँ से भी सेम तरीका होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और N बॉन्ड बनाएगा S के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा C6H5SO2 N C2H5 और CS3। दिस इज अ कंपाउंड, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो जो मैंने आपसे ऊपर वाली बात पूछी थी उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। जबकि ऊपर वाले कंपाउंड में जो प्राइमरी अमीन से बना था वहां पे यहाँ पे N के साथ H जुड़ा हुआ था, दैट वाज द एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से वो जो कंपाउंड बना था वो सॉल्युबल था, जबकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कंपाउंड कैसा है, इनसॉल्युबल है। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। प्राइमरी अमीन के रिएक्ट करने का तरीका अलग था, सेकेंडरी अमीन के रिएक्ट करने का तरीका अलग है। अब बात करते हैं टर्शरी अमीन की। टर्शरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। टर्शरी अमीन जो होते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। यानी प्राइमरी अमीन जब रिएक्ट करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जो अल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। और टर्शरी अमीन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तीनों अमीन्स जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो हम आराम से हिंसबर्ग रीजन की हेल्प से तीनों अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे। ये डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये, zirconium Z atomic number is equal to 40 and hafnium that is Z atomic number is equal to 72 have similar atomic and ionic radii because of। zirconium और hafnium की सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियई होती हैं, इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शंस है हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, second belonging to same group, third diagonal relationship and fourth lengthenite contraction। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन सी बात है जो हम एनसीईआरटी में देखते हैं और इसका आंसर है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब एक बार इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second series। यानी कि जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज का, जिसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी लेंथेनॉइड्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ 4f की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसको आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है 5D सीरीज है, उसके रेड मेंबर्स की जो रेडियाई होगी वो सिमिलर होगी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की, यानी कि 4D सीरीज के कंपैरिजन में। यानी हम क्या कहेंगे, 4D की जो साइज होगी वो 5D की साइज से बिल्कुल सेम होगी। ओके, अब आगे देखिए। The almost identical radii of zirconium, that is 160 picometer, and hafnium 159 picometer, is a consequence of the lanthanide contraction। zirconium होता है 4D सीरीज से, hafnium होता है 5D सीरीज से, दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम होगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि lanthanide contraction का ये कॉन्सिक्वेंस है। lanthanide contraction की वजह से ऐसा होगा। और आप देख सकते हैं hafnium 159 पिकोमीटर होता है और zirconium 160 पिकोमीटर, तो दोनों की एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक की बात की, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन और उनके डिफिकल्टी लेवल और साथ साथ ये भी देखा कि वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, जिससे कि हम उस कंसेप्ट पे बेस पे एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स से भी उसको समझाएंगे। और इसी तरह से और दूसरे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।